नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम वन लाइनर पढ़ रहे हैं। तो वन लाइनर में आज हम बात करेंगे कि वह कौन सी क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक माने होता है लगातार प्रक्रिया है जो संपूर्ण वह कौन सी क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। वह कौन सी क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। वह प्रक्रिया कहलाती है मूल्यांकन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सतत माने होता लगातार सतत प्रक्रिया है। नकारात्मक या सकारात्मक, तो हम कहेंगे सकारात्मक। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, ये है सकारात्मक। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग। शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग। शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण जो अंग है वह है मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बालकों की उपलब्धि उनके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशल का पता लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? तो बालकों की उपलब्धि, उनके अर्जित ज्ञान तथा कौशल का पता लगाया जा सकता है। वह है हमारा मापन और मूल्यांकन से। मापन एवं मूल्यांकन से। मापन एवं मूल्यांकन से। मूल्यांकन किस पर निर्भर करता है? मूल्यांकन किस पर निर्भर करता है? तो मूल्यांकन निर्भर करता है मापन पर। मूल्यांकन किस पे निर्भर करता है? मापन पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है कि वो है डेफिनीशन। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय का अर्थ होता है मूल रूप से उसको मानकर चला जाता है। ये जो कथन है, ये कथन है रैमर्स एवं गेज का। ये कह रहे हैं मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा अथवा वांछनीय है, जो बहुत अच्छी बात है, उसको मानकर चला जाता है। ये बात कही है रैमर्स एवं गेज ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें
कोठारी आयोग क्या कहता है? तो कोठारी आयोग कहता है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कैसी है? संबंधित है। ये कह रहे हैं कोठारी आयोग। कोठारी आयोग क्या कह रहा है? वो कह रहा है मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। जो मूल्यांकन बच्चे को होता है वो लगातार होता रहता है। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली है उसका एक प्रमुख अंग है जो शिक्षा उद्देश्यों को अधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित है। क्योंकि इसमें ये चीज़ है कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा उद्देश्यों को घनिष्ठ रूप से संबंधित है। क्योंकि अंग इसलिए है ये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का कि हम बच्चे को पढ़ाते रहे, बच्चा पढ़ता रहा। जब तक हमने मूल्य का उसका आकलन नहीं किया तब तक वो चीज़ हम नहीं समझ पाएंगे कि बच्चा ने कितना सीखा। दूसरी बात, जो शिक्षा उद्देश्यों से अधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित है। शिक्षा के जो हमारे उद्देश्य हैं वो बच्चा को सर्वांगीण विकास करना है। तो सर्वांगीण विकास में अगर हम बात करें तो जब तक मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हम बच्चों को नहीं समझ पाएंगे कि इसने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। तो ये बात किसने कही है? कोठारी आयोग ने कही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि घटना या तथ्य का मूल्य निर्धारण होता है। घटना या तथ्य का मूल्य निर्धारण होता है तो ये किससे होता है? ये मूल्यांकन से होता है। किससे? मूल्यांकन से। किससे? मूल्यांकन से। क्या घटना घटित हो रही तथा जो मूल्य का जो निर्धारण है कि उन घटनाओं से बच्चे क्या सीख पा रहे क्या नहीं सीख पा रहे, इस बात को हम मूल्यांकन के द्वारा ही हम निर्धारित कर सकते हैं। मूल्यांकन से निर्धारित होता है। मूल्यांकन से निर्धारित होता है। क्या क्या चीज़ें मूल्यांकन से निर्धारित होती हैं वो समझो। मूल्यांकन सबसे पहले हम बात करें तो वह होता है हमारा विद्यार्थी का ज्ञानात्मक, यानी कि हम समझते ज्ञानात्मक। दूसरे नंबर हम बात करें भावात्मक। तीसरे नंबर हम बात करें क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, क्या बच्चे में ज्ञान है, भावनाएं उसकी कैसी हैं, शर्मीला है, बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है, कैसा है, और क्रियात्मक, वो किन क्रियाओं में ज़्यादा अच्छा है। ये बात भी हमारे लिए मूल्यांकन से ही ज्ञात हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है किसकी? समाज की, राष्ट्र की, देश की, घर की, स्कूल की। तो ये सामाजिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन का अर्थ मूल्यांकन निहित है उद्देश्य निष्ठता पर। उद्देश्य जो निष्ठता है उस पर ये निर्भर करता है। मूल्यांकन हम इसीलिए करते हैं कि बालक ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। इस बात का अंदाज़ा हम इसी चीज़ से लगाते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, तो वह हमारी होती है मूल्यांकन की आवश्यकता निर्णय लेने के लिए। जो मूल्यांकन है उसकी आवश्यकता निर्णय लेने के लिए होती है कि अब हम ऐसा कौन सा निर्णय लें कि बच्चा ने इतना सीखा है तो इसका और ज़्यादा कैसे विकास करें, या बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं तो हमारे लिए अब कौन सा निर्णय लेना चाहिए। तो ये बात कौन कह रहा है, ये बात हमारा मूल्यांकन ही कह रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह ये है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो ये है मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया। मूल्यांकन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो मूल्यांकन जो होना चाहिए वह बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित का मतलब यहाँ पे ये बालक में क्या कमी रह गई उसके अंतर्गत होना चाहिए। ये नहीं कि परिवार समाज राष्ट्र को लेकर मूल्यांकन हम कर रहे हैं, ये तो इसके अंग हो सकते हैं लेकिन मूल्यांकन नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वह ये है कि मूल्यांकन का प्रथम सोपान क्या है। मूल्यांकन का प्रथम सोपान, सोपान का अर्थ होता है डंडा या सीढ़ी, डंडा मतलब सीढ़ी का जो डंडा। तो मूल्यांकन का जो प्रथम सोपान है वह है चयन। दूसरी अगर हम बात करें कि उद्देश्यों को लिखना, ये तो होगा प्रथम, और मूल्यांकन का द्वितीय सोपान, तो द्वितीय जो सोपान है वह है हमारा उद्देश्यों को लिखना, उद्देश्यों को लिखना। और तीसरी अगर हम बात करें मूल्यांकन का तीसरा सोपान, तो तीसरा जो सोपान है मूल्यांकन वह है अधिगम परिस्थितियों की पहचान, अधिगम परिस्थितियों की पहचान। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी मूल्यांकन का चतुर्थ सोपान, मूल्यांकन का चौथा या चतुर्थ सोपान। तो जो चौथा सोपान है मूल्यांकन का वह है परीक्षणों का चुनाव, परीक्षणों का चुनाव। और पांचवा जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन का पांचवा सोपान, तो जो मूल्यांकन का पांचवा सोपान है वह है प्रविधि, प्रविधि का प्रयोग, प्रविधि का प्रयोग एवं प्रमाणों का लेखा। समझो मूल्यांकन के जो प्रथम सोपान है तो ये है कि चयन करना कि हम मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं और कहाँ पर कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। दूसरा है मूल्यांकन का द्वितीय सोपान कि उद्देश्यों को लिखना, हमारा ये जो मूल्यांकन जो हम कर रहे हैं बच्चों का वो हम क्यों कर रहे हैं, इन उद्देश्यों को लिखेंगे। तीसरा अधिगम परिस्थितियाँ, तीसरे में जो अधिगम परिस्थितियाँ हैं बच्चों की वो किस प्रकार की हैं इस चीज़ को हम चयनित करेंगे। और चौथा हम करेंगे परीक्षणों का चुनाव कि जो परीक्षण हम कर रहे हैं उनमें कैसे करके हम चुनाव करें, गलत तो नहीं हो रहा, सही सारा काम होना चाहिए। और पाँचवें अगर हम सोपान की बात करें तो वह है प्रविधि या प्रयोग एवं प्रमाणों का लेख कि बच्चा किस क्यों नहीं सीख पा रहा है और सीख पा रहा है तो कितना सीख पा रहा है और कैसे सीख पा रहा है। तो इसके लिए हम लिखित प्रमाण रखेंगे क्योंकि हम भूल जाएंगे अगर हम लिखित प्रमाण नहीं रखेंगे बच्चों का। अब हमारे लिए पिछली जो कमियां थी ये लिखित में होनी चाहिए, नहीं तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। तो ये चीज़ इसमें बताई गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह ये है कि नेक्स्ट अगर हम बात करें मूल्यांकन का अंतिम एवं छठा सोपान, मूल्यांकन का
छठा सोपान। जो मूल्यांकन का छठा सोपान है मूल्यांकन छठा, प्राप्त प्रमाणों की व्याख्या। प्राप्त प्रमाणों की व्याख्या। इसमें हम जो प्रमाण प्राप्त होते हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे अपने अंदर बैठ के या अपने टीचरों में बैठ के। दूसरी अगर हम बात करें मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं वो वे क्या क्या हो सकते हैं। तो मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं वो समझो। मूल्यांकन में उद्देश्य की हम बात करें तो उन्नति में सहायक, उन्नति में सहायक। आगे अगर हम बात करें तो मार्गदर्शन, और आगे बात करें तो पाठ्यक्रम में संशोधन, और अगर हम बात करें तो शिक्षार्थियों का वर्गीकरण और भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी करना और निदान अनुदेशन को प्रभावी बनाना। ये बातें हैं। मूल्यांकन सबसे पहले उन्नति में जो सहायक चीज़ें हैं वो हम लगाएंगे, फिर हम मार्गदर्शन करेंगे, फिर हम पाठ्यक्रम में संशोधन करेंगे कि बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो अब हम कैसे पाठ्यक्रम को बनाएं। शिक्षार्थियों का वर्गीकरण करेंगे कि जो कम स्तर के बच्चे हैं जो नहीं सीख पा रहे हैं तो हम वर्गीकरण उनका इस बेस पे करेंगे कि अगर हम ये क्यों नहीं सीख पा रहे हैं तो इनका मूल कारण क्या है, कि इनके लिए विशेष क्या आवश्यकता हो सकती है। दूसरी अगर हम बात करें कि भविष्यवाणी तय करना ये है कि अपने आप में ये बच्चे अब आगे क्या अनुमान लगाना कि अब ये बच्चे आगे कैसे करके और अच्छा सीख सकते हैं या आगे क्यों नहीं सीख सकते। निदान अनुदेशन, निदान होता है और एक होता है उपचार। तो पहले हम निदान देखते हैं, फिर उसका उपचार करते हैं। प्रभावी निदान को, अनुदेशन को प्रभावी बनाना। तो ये बातें हो गई मूल्यांकन को लेकर। मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं वो ज़रा हम समझ लेते हैं। मूल्यांकन की प्रविधियां, मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं वो समझो। तो मूल्यांकन की प्रविधियां एक है परिणात्मक प्रविधि, परिणात्मक प्रविधि। दूसरी हमारी हो जाएगी लिखित परीक्षाओं द्वारा। तीसरी अगर हम बात करें तो प्रायोगिक परीक्षाओं द्वारा। देखो परिणाम क्या है, इस विधि का हम प्रयोग करेंगे, और लिखित परीक्षाएं होती हैं उनके द्वारा करेंगे, और जो प्रयोग बच्चे कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके द्वारा भी हम बच्चों को समझेंगे कि ये क्या क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई ये है, पहला हो गया हमारा परिणाम, दूसरा हो गया लिखित और तीसरा हो गया प्रविधि। आगे अगर हम बात करें तो भाई ये है कि क्रियात्मक पक्ष क्या है। क्रियात्मक पक्ष, तो जो क्रियात्मक पक्ष है उसके अंतर्गत आता प्रायोगिक परीक्षा द्वारा शिक्षार्थियों का मूल्यांकन। शिक्षार्थियों का मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षा द्वारा शिक्षार्थियों का मूल्यांकन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अवलोकन क्या है, तो अवलोकन में होता है विद्यार्थी या विद्यार्थी समूह के दैनिक रोज के
व्यवहार को निश्चित विद्यार्थी या विद्यार्थियों के विद्यार्थी समूह के दैनिक व्यवहार को निश्चित अवधि में देखना तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना, ये क्या कहलाता है? ये अवलोकन कहलाता है। क्या? अवलोकन। अवलोकन में विद्यार्थी या विद्यार्थियों समूह के दैनिक व्यवहार को निश्चित अवधि में देखना तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना, ये हमारा अवलोकन कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें घटनावृत्त क्या होता है, तो घटनावृत्त में होता है विभिन्न परिस्थितियों में घटित शिक्षार्थियों का वास्तविक व्यवहार, ये क्या कहलाता है? ये घटनावृत्त कहलाता है। घटनावृत्त में होता क्या है कि विभिन्न जो परिस्थितियां हैं, चाहे समय की या उनके धन की या पुस्तकों की या ड्रेस की या उनके शारीरिक जो परिस्थितियां हैं, घटित शिक्षार्थियों का वास्तविक व्यवहार, वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इस बात को जो अब हम समझेंगे तो ये सब चीज़ हमारी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हमारी घटनावृत्त। क्या कहलाएगी? घटनावृत्त। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो ये है कि जांच सूची क्या होती है? तो जांच सूची में शिक्षार्थियों के जो प्रायोग ज्ञान, जांच सूची में शिक्षार्थियों के जांच सूची में क्या होता है? शिक्षार्थियों के प्रयोगात्मक जांच सूची में क्या होता है? शिक्षार्थियों के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियों, रुचियों, अवधारणाओं तथा मूल्यों की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। ये जो कहलाता है वो जांच सूची कहलाता है। जांच सूची क्या है? कि शिक्षार्थियों के प्रयोगात्मक ज्ञान, जो उन्होंने प्रयोग के द्वारा ज्ञान सीखा, अभिवृत्ति, उनकी क्या क्या अभिवृत्ति है, रुचि, वो किन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अवधारणाएं, उनका जो कैसी मानसिक स्थिति है, उन्होंने क्या जो पहले की अवधारणाएं बनाए रखी है या वर्तमान की, तथा मूल्यों की उपलब्धि का पता लगाते हैं किसमें? जांच सूची में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी कि व्यक्ति अध्ययन क्या है? तो व्यक्ति अध्ययन में क्या होता है? निदान एवं उपचार द्वारा समस्याओं का कारण एवं निवारण किया जाता है। ये किसमें किया जाता है? व्यक्ति अध्ययन में। यानी जब हम केस स्टडी करते हैं तो उसमें निदान फिर उपचार। निदान का अर्थ होता है कारण का पता लगाना, और उपचार में फिर उसी के अनुसार हम उसका उपचार करते हैं। ये मेडिकल का शब्द है। समस्याओं का फिर कारण एवं निवारण किया जाता है। ये केस स्टडी में बच्चों को हम ये चीज़ें समझाते हैं।
तो साथियों रिकॉल करते हैं एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें हम सबसे पहले अगर बात करें तो जो बाल केंद्रित जो शिक्षा है ये मूल्यांकन में बहुत ही अनिवार्य है। मूल्यांकन द्वारा होनी चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा, और मूल्यांकन का जो प्रथम सोपान है वह है चयन, और मूल्यांकन का जो द्वितीय सोपान है वह है उद्देश्यों को लिखना। तीसरा है मूल्यांकन का तीसरा जो सोपान है वह है अधिगम परिस्थितियों को देखना, समझना और पहचान करना। और हम कह सकते हैं मूल्यांकन का जो चौथा सोपान है वह है परीक्षणों का चुनाव, और पाँचवें सोपान में हम प्रविधियों का प्रयोग और प्रमाणों का लेखा जोखा रखते हैं। आगे अगर हम बात करें छठे सोपान की, तो छठे सोपान में होता है प्राप्त प्रमाणों की व्याख्या करना। और मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो उन्नति में सहायक, मार्गदर्शन, पाठ्यक्रम में संशोधन, शिक्षार्थियों की जो हमारा वर्गीकरण है वो देखेंगे, भविष्यवाणी करना और निदान के अनुदेशन को प्रभावी बनाना। ये बात किस में हो जाएगी? मूल्यांकन में ये बातें सम्मिलित हैं। मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं वो हम समझते हैं। तो मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं उसमें हो जाएगा परिणाम प्रविधि, और हो जाएगा लिखित परीक्षाओं के द्वारा प्रविधि, और हो जाएगा प्रायोगिक परीक्षाओं द्वारा प्रविधियां। ये इसमें शामिल हैं 1, 2, 3 मूल्यांकन की प्रविधियों में। क्रियात्मक अगर पक्ष की बात करें तो प्रायोगिक परीक्षाओं द्वारा शिक्षार्थियों का मूल्यांकन, ये जो क्रियात्मक पक्ष है इसमें किया जाता है। अवलोकन एक शब्द है, इसमें विद्यार्थी या विद्यार्थी समूह के दैनिक व्यवहार को निश्चित अवधि में देखना तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना, ये हमारा अवलोकन कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि घटनावृत्त क्या, तो घटनावृत्त में विभिन्न परिस्थितियों के घटे शिक्षार्थियों का वास्तविक व्यवहार जो है वो क्या है, ये बात हम घटना में देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह क्या है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि शिक्षार्थियों के प्रयोगात्मक ज्ञान और अभिवृत्तियों, रुचियों, अवधारणाओं तथा मूल्यों की जो उपलब्धि का पता लगाया जाता है, ये जांच सूची में लगाया जाता है। और निदान एवं उपचार द्वारा समस्याओं का कारण और निवारण किया जाता है। इतने कार्य ये व्यक्ति अध्ययन यानी कि केस स्टडी में किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी कि विभिन्न नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भारत में भाग्य का निर्माण इसके कक्षों में हो रहा है। समझो इसे, ये कथन है, कोटेशन है कि भारत में भाग्य का निर्माण इसके कक्षा कक्षों में हो रहा है। ये बात शिक्षा आयोग 1964 और 66 में कही गई है। तो ये बातें हमने सीखी। दूसरी बात ये कह रहा है वह संसार दोषपूर्ण है, जिसके स्कूल दोषपूर्ण हैं। वह संसार दोषपूर्ण है जिसके स्कूल दोषपूर्ण हैं। H.C. वेल्स नामक जो वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने ये बात कही कि वह संसार दोषपूर्ण है, कथन है इनका, जिसमें स्कूल दोषपूर्ण है। तो स्कूलों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, बल दिया है। अधिगम प्रक्रिया में मापन एवं मूल्यांकन का जो योगदान है वो प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बल के लिए होता है। तो साथियों ये चीज़ें हमने आज सीखी। ये जो वन लाइनर हम आपके लिए थोड़ा सहयोग कर रहे हैं, जो हमसे हो पा रहा है, तो ये वन लाइनर आप देख लीजिए, कोई भी परीक्षा उठा लीजिए आप, टेट की या सी-टेट की, तो इन वन लाइनरों को आप देखिए कैसे करके हम यूज में लाते हैं।
एज इट आपको ये वन लाइनर रखे मिल जाएंगे 4 विकल्प के रूप में। अब मैं यहाँ पर 4 विकल्प लिखूँ आपके लिए, फिर उनमें से एक सिलेक्ट कराऊँ, तो इससे अच्छा है कि वन लाइनर और उसके जस्ट आगे हम आंसर लिख रहे हैं। इसमें थोड़ा समय भी बचता है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, सबसे पहले आप थ्योरी पढ़िएगा, इसके बाद में वन लाइनर लगाइए, और वन लाइनर लगाने के बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट जो है ना, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथियों, जय हिंद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में।